स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज से दुपहिया वाहन पर पीछे नहीं बैठेगी कोई सवारी। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन का और सख्ती से पालन कराने के लिए आज से कड़ी वाहन चेकिंग की जाएगी। दुपहिया वाहन पर पीछे एक भी सवारी नहीं बैठेगी। चौपहिया वाहन में चालक के अलावा 2 अन्य सवारियां ही बैठ सकेगी। बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने बताया कि दुपहिया वाहन पर चालक के अलावा कोई अन्य सवारी को बैठने पर चालान किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। चौपहिया वाहनों में चालक के अलावा 2 अन्य सवारी बैठ सकती है। सरकारी और गैर सरकारी कार्य से जाने वाले वाहनों पर भी ये नियम सख्ती से लागू होगा। एसएसपी ने बताया कि कुछ मामलों में इस नियम में छूट रहेंगी। यदि कोई बीमार है, कोई महिला है तो ऐसे में चालान नहीं किया जाएगा। वहीं यदि सुबह शाम के समय कोई ऐसा व्यक्ति नौकरी पर जा रहा है जिसे वाहन चलाना नहीं आता है और वह किसी साथी के साथ अनिवार्य सेवाओं पर जा रहा है तो ऐसे वाहन चालकों को भी इस नियम से छूट रहेगी। लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, आतंकियों के 5 मददगार गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों को आतंकियों के मददगारों के छिपे होने की सूचना मिली है। जवानों की संयुक्त टीम इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान लश्कर के 5 मददगार पकड़े गए। इस ऑपरेशन को बड़गांव पुलिस 53 आरआर और सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन ने अंजाम दिया। अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन में आतंकियों का एक शीर्ष मददगार जहूर वानी भी गिरफ्तार किया गया। उसके खुलासे पर एक और आतंकी ठिकानों का भी पता चला है जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने शरण लेने के लिए किया था। ठिकाने से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि पकड़े गए लश्कर के मददगार आतंकवादियों को खाद्य सामग्री व रहने का स्थान मुहैया कराते थे और साथ ही साथ ये आतंकवादियों के लिए रेकी भी करते थे। गहलोत सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर 10% सरचार्ज बढ़ाया, मकान खरीदना और बेचना हुआ महंगा। जी आपको बता दें कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना संकट में राजस्व की भरपाई करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10% सरचार्ज बढ़ा दिया है। बढ़े हुए सरचार्ज का उपयोग कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे खर्चों एवं कार्यों पर किया जाएगा। वित्त विभाग के कर डिवीजन ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इसके निर्णय से अब स्टाम्प पर कुल सरचार्ज 30% हो गया है। स्टाम्प पर 10% सरचार्ज नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण और 10% सरचार्ज गौ संवर्धन के लिए पहले से ही लगा हुआ है। गहलोत सरकार ने अब कोरोना महामारी के संपूर्ण उन्मूलन के लिए स्टाम्प पर 10% सरचार्ज लगाया है ताकि इस महामारी को रोकने के लिए किसी प्रकार धन की कमी न रहे। मकानों की रजिस्ट्री करना अब महंगा हो गया। सरकार ने प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिश्रम, आग इत्यादि में राहत के उद्देश्य से सरचार्ज बढ़ाया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब प्रदेश में मकानों को खरीदना और बेचना महंगा हो जाएगा। मकानों की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है। स्टाम्प की वैल्यू 10% बढ़ गई है। पहले ग्राहक को 100 रुपए के स्टाम्प की फेस वैल्यू पर 120 देने पड़ते थे, लेकिन अब 130 रुपए देने पड़ेंगे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 88,995 के पार, अब तक 2,846 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 88,995 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 55,974 हैं, जिसमें से अभी तक 2,846 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 32,263 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। कोरोना वायरस संक्रमितों के मामले में अब विश्व में भारत का स्थान 11वां हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,00,000
14,021 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 45,73,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 26,28,000 हैं। खुशी की बात यह है कि अब तक 16,85,000 लोग ठीक हो चुके हैं। सरकार ने मंगाई खास मशीन, 24 घंटे में करेगी 1200 सैंपल की जांच। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस जांच की संख्या 22 लाख पहुंच चुकी है। अब रोजाना लगभग 1 लाख सैंपल का टेस्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट 504 सरकारी और निजी लैब में किया जा रहा है। इस बीच कम वक्त में कोरोना की ज्यादा जांच के लिए ये मशीन लाई गई है, जिसे एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को सौंप दिया। भारत में ये अपने आप में कोरोना टेस्ट की पहली खास मशीन है। एक दिन में 1200 सैंपल होंगे टेस्ट। एनसीडीसी सेंटर में इस अत्याधुनिक मशीन के जरिए अब जांच की जाएगी। इस मशीन से 24 घंटे में 1200 सैंपल टेस्ट हो सकेंगे, जिससे एक साथ कई सैंपल टेस्ट हो सकते हैं। इस मशीन के चलते पेंडेसी भी खत्म हो जाएगी। मशीन को एनसीडीसी को सौंपते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये मशीन रोबोटिक्स से लेस है, जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। टेस्ट भी ज्यादा तादाद में, रिजल्ट कम वक्त में आएगा। पीयूष गोयल बोले, प्रवासी मजदूरों के लिए 1200 ट्रेनें रिजर्व, राज्य सरकारें इजाजत तो दे। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए 1200 ट्रेन तैयार है, लेकिन राज्य सरकारें इसकी अनुमति नहीं दे रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर 1200 ट्रेनें अन्य कामों से हटाकर सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रिजर्व कर दी गई है, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं। यूपी बिहार को अब तक 600 ट्रेनें रवाना, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां से बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परमिशन मिल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार को देखिए, जहां अभी तक 400 और 200 ट्रेनें रवाना हो चुकी है। ये अपने कामगारों की सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार राज्य के प्रवासियों को घर लौटने के लिए सुविधाएं नहीं दे रही है। ममता सरकार ने मात्र 7 विशेष श्रमिक ट्रेनों की अनुमति दी है, जबकि उत्तर प्रदेश ने अभी तक ऐसी 400 ट्रेनों के लिए मंजूरी दी है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, तटीय कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं।